नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सबको पता है दोस्तों कि 8वां पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय करने का काम चल रहा है। सरकार के साथ बातचीत चल रही है। सरकारें केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों की भी बातचीत चल रही है। जी हां, और ऐसे में अब यह तय किया जाएगा आने वाले समय में कि इस पे कमीशन का चेयरमैन कौन होगा, किस तरीके के एक्सपर्ट उसके चेयरमैन होंगे, कौन उसके मेंबर होंगे। और जैसे सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है दोस्तों कि एक चेयरमैन और 2 सदस्यों वाली कमेटी होगी। तो अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय करने का काम कहां तक पहुंचा है, किस किस बिंदु को लेकर के बातचीत चल रही है, ये सभी बातों को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आया है। जी हां, आज का अभी का आज 25 फरवरी 2025 का सुबह लगभग 8:30 बजे का ये रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में विस्तृत तौर पर दिया गया है कि आखिर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में किस तरीके के पॉइंट सम्मिलित हैं और इसका काम किस तरीके से चल रहा है और कब तक आने वाले समय में कमेटी का गठन का काम हो जाएगा और कौन से किस तरीके के एक्सपर्ट्स उस कमेटी के मेंबर या चेयरमैन हो सकते हैं। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में सामने आई है, तो उसी रिपोर्ट को लेकर के आया हूं इस वीडियो में दोस्तों। तो चलिए सीधे मैं आपको उस रिपोर्ट में लेके चलता हूं ताकि आपको पता चले कि अभी आखिर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय करने का 8वें पे कमीशन का काम कहां तक पहुंचा है और कब तक हमारा कमेटी गठन करने का काम हो जाएगा। तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं दोस्तों। 8वां पे कमीशन का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाने का जो काम चल रहा है उसका अभी तक का प्रोग्रेस सामने आया है। 8 सेंट्रल पे कमीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस अब तक की प्रगति पर एक अवलोकन। देखिए 25 फरवरी 2025 का अभी सुबह का 8:24 का ये अपडेट है। अब देखिए अपडेट क्या है, आखिर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का काम कितना हो गया है उसका डिटेल्स आपको यहां देखने को मिलेगा। 8 सेंट्रल पे कमीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस अब तक की प्रगति पर एक अवलोकन। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में उत्सुकता बढ़ गई है। पिछले महीने केंद्र द्वारा इस आयोग के गठन की घोषणा के बाद इसके अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार है। इन प्रमुख व्यक्तियों के नाम जल्द ही घोषित किए जाने की संभावना है और अब सभी की नजर उन संदर्भों की शर्तों पर यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर है जो आयोग के कार्य को मार्गदर्शन करेगी। देखिए आगे देखिए 8 सेंट्रल पे कमीशन टीओआर की वर्तमान स्थिति क्या है। टीओआर अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और उम्मीद है कि इसे अप्रैल 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी की ओर से भेजे गए पत्र के जवाब में राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्श तंत्र यानी कि एनसीजेसीएम स्टाफ पक्ष ने आगामी वेतन पैनल के लिए प्रस्तावित टीओआर प्रस्तुत किया है। एनसीजेसीएम स्टाफ पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इन प्रस्तावों पर औपचारिक रूप से अपनाने से पहले चर्चा करने के लिए स्थायी समिति की बैठक बुलाने के महत्व पर जोर दिया है। 8 सेंट्रल पे कमीशन टीओआर में शामिल प्रस्तावित प्रमुख बिंदु। प्रस्तावित टीओआर में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए वेतन संरचनाओं, भत्तों और सेवानिवृत्त लाभों को संशोधित करने के लिए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यहाँ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। 8 पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर एनसीजेसी 6 यूनिट यूनिफॉर्म फिटमेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिगार्डलेस ऑफ पे बैंड, यानी कि कोई भी पे बैंड हो सभी को एक ही फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। जैसे 7वें पे कमीशन में अधिकारियों को जितने ऊपर लेवल के अधिकारी उनको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, जितने नीचे लेवल के कर्मचारी उनको कम फिटमेंट फैक्टर, ऐसा ना किया जाए, ऐसी मांग उठाई गई है। वेतन और भत्तों का पुनर्गठन। सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, रक्षा बल, अर्धसैनिक बल, डाक कर्मचारी, ग्रामीण डाक सेवक और संघ प्रदेश के कर्मचारी शामिल हैं। टीओआर गैर व्यावसायिक वेतन स्केलों का विलय करके कैरियर प्रगति के अवसरों को बढ़ाने की सिफारिश करता है। यह संशोधित आश्वासन कैरियर प्रगति यानी कि एमएससीपी योजना में विसंगतियों को ठीक करने का भी प्रयास करता है, जिसमें सेवा के दौरान कम से कम 5 पदोन्नतियों की सिफारिश की गई है। दोस्तों एमएससीपी में 5 अपग्रेडेशन की मांग की गई है, अभी केवल 3 अपग्रेडेशन मिलते हैं। हालांकि इसमें और एक महत्वपूर्ण पॉइंट सम्मिलित होना चाहिए कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी एमएससीपी का फायदा दिया जाना चाहिए। अब अगला पॉइंट देखिए, न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय वेतन नीति।
आयोग को अक्राइड सूत्र के और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर एक सम्मानजनक न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है। टीओआर वेतन संरचना तैयार करते समय जीवन यापन के खर्च और पारिवारिक उपभोग पैटर्न में बदलाव को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। महंगाई भत्ता, डीए और अंतरिम राहत कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीए को मूल वेतन और पेंशन के साथ मिलाने का सुझाव दिया गया है। देखिए दोस्तों, डीए मर्ज का मुद्दा अभी भी चल रहा है। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में हो सकता है डीए मर्ज का मुद्दा भी सम्मिलित हो सके। टीओआर नए सीपीसी सिफारिशों के पूर्ण कार्यान्वयन तक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अंतरिम राहत की मांग करता है, यानी कि अंतरिम राहत की मांग भी है दोस्तों टीओआर में। आगे देखिए, सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन सुधार। एनसीजेसीएम स्टाफ पक्ष ने पेंशन, ग्रेच्युइटी और पारिवारिक पेंशन लाभों में संशोधन की मांग की है। 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए परिभाषित पेंशन योजना यानी कि पुराना पेंशन दोबारा से बहाल करने की मांग की गई है। इसके अलावा टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पेंशन के समायोजन की अवधि यानी कि 15 वर्ष को घटाकर कम्यूटेशन की पीरियड को 12 वर्ष करने का भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में अभी भी चर्चा चल रही है। चिकित्सा और कल्याण लाभ, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस सुविधाओं में सुधार की मांग की गई है ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कैशलेस और कुशल चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। बच्चों की शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी में स्नातकोत्तर स्तर तक वृद्धि की सिफारिश की गई है, यानी कि सीईए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक देने की सिफारिश की गई है। 8वीं वेतन आयोग की संरचना, अभी संरचना पर भी रिपोर्ट सामने आई है। घोषित किए गए अनुसार 8वीं वेतन आयोग में 3 सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष होगा जो संभवतः एक वित्त विशेषज्ञ होगा। अन्य 2 सदस्य प्रशासनिक और आर्थिक विशेषज्ञ हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, यानी कि जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में किस तरीके के लोग होंगे, चेयरमैन कौन हो सकता है, मेंबर कौन हो सकते हैं, उसका भी यहाँ पर रिपोर्ट में दिया गया है दोस्तों। आगे देखिए, हालांकि पैनल सदस्यों की नियुक्ति अभी तक अंतिम नहीं हुई है, लेकिन राज्य सरकारों और प्रमुख मंत्रालयों के साथ परामर्श पहले ही शुरू हो चुकी है, जिसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग शामिल है। यानी कि सभी मंत्रालयों के साथ अभी विचार विमर्श हो रहा है कि जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, किनको बनाया जाए। 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना केंद्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की चिंताओं को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे जैसे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर चर्चा आगे बढ़ती है, इस आयोग के परिणाम लाखों लोगों के वित्तीय कल्याण पर गहरा प्रभाव डालेंगे। वेतन संरचना का पुनर्गठन, भत्तों में वृद्धि और सेवानिवृत्त लाभों में सुधार के साथ साथ 8 सेंट्रल पे कमीशन भारत में सरकारी रोजगार के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस प्रकार के निर्णय लेती है और इन सिफारिशों को लागू करने में कौन सी दिशा अपनाई जाती है। कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा करते हुए एक संतुलित और न्याय संगत वेतन प्रणाली स्थापित करना सभी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में अभी भी मंत्रालयों के साथ, राज्य सरकारें जो भी हैं उनके साथ भी बातचीत चल रही है। किसको चेयरमैन बनाया जाए, किस किस को मेंबर बनाया जाए, उसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है दोस्तों। और लगभग जो इस रिपोर्ट के जरिए हमें जानने को मिलता है कि लगभग हो सकता है अप्रैल के महीने तक जो कमेटी गठन करने का काम हो सकता है पूरा हो जाए। तो आप सबने देखा दोस्तों, सभी बिंदुओं पर बातचीत हो रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों से भी बातचीत चल रही है, जितने भी संस्थाएं हैं, जेसीएम है, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। और जैसे ही ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय हो जाएंगे, वैसे ही कमेटी गठित हो जाएगी और खूब संभव चांसेस यही दिखाई दे रहे हैं कि अप्रैल के महीने के आसपास शायद कमेटी का गठन हो जाए और कमेटी 8वां पे कमीशन अपना काम करना शुरू करे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।